नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू होने के दोषी 27 निर्दोष पर्यटकों की धर्मांधों द्वारा निर्मम हत्या ने पूरे देश को व्यथित कर दिया है। दुख और पीड़ा ने हम सब में क्रोध भर दिया है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इस घटना से देश के नागरिक इतने उद्वेलित हैं कि कोई कह रहा है पाकिस्तान को घुस करके मारना चाहिए, कोई कह रहा है पाकिस्तान पर सैनिक आक्रमण कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें इजराइल की तरह आतंकियों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया था, तब जवाहरलाल नेहरू उससे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले ही क्यों गए। ये लोग कश्मीर समस्या के लिए इस कारण को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। वहीं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि धारा 370 हटाए जाने की सुनवाई के मामले में कोर्ट के मिलॉर्ड ने सरकार पर सीख चुनाव करवाने का दबाव क्यों बनाया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। जब सेना और सरकार मिलकर आतंकवाद पर नियंत्रण कर लेते और स्थिति समान हो जाती, तब चुनाव करवाए जा सकते थे। आज हम पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के कारण, इसके मकसद, भारत की स्थिति और भारत के एहतियाती कदमों के साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस आतंकी हमले के बाद भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा हमला उस समय हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी UAE में थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जॉन डी वेंस भारत के दौरे पर थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व विदेश मंत्री S जयशंकर भी देश से बाहर थे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस आतंकी हमले के पीछे के लोग इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचना चाहते थे और साथ ही वो वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी और कुछ अफवाहों के कारण भारत में सामाजिक तनाव भी था। लोग बदला चाहते हैं, लेकिन हमें समझदारी से कदम उठाने हैं। और तब जब हमारे देश के ही कुछ नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं, हालांकि उसके जवाब में सेना के अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु बम नहीं बल्कि भारत में पल रहे उसके कीटाणु बम है। और इसका उदाहरण 2 कश्मीरियों का भी इस आतंकी घटना में सहयोगी के रूप में पहचान किया जाना है। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि दोनों जिहादियों के घर पर बम ब्लास्ट में उड़ा दिए गए या उड़ गए, परंतु कोई भी स्थानीय व्यक्ति या पुलिस वाला इस ब्लास्ट में घायल नहीं हुआ। बहरहाल आतंकी कितना भी छुपने का प्रयास करे, हमारी सेना बहुत धैर्य से ठंडा करके खाती है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारतीय सेना के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख ही सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट 81 अरब डॉलर के लगभग है या उससे भी अधिक है, जो पाकिस्तान के 7.5 अरब डॉलर के रक्षा बजट से 10 गुना ज़्यादा है। इतना ही नहीं, भारत अब सैन्य उपकरणों को बनाने में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइलें कई देशों को बेच भी रहा है, जिससे विश्व के रक्षा सामानों के ठेकेदार देशों को काफ़ी परेशानी हो रही है। चीन उनमें से एक है और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान को पीछे से समर्थन दे रहा है और पाकिस्तान चीन के दम पर ही फुदक रहा है। मित्रों, ये हमला भारत की शांति, एकता और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर हमला है। यह हमला उस समय हुआ जब कश्मीर में शांति दिखने लगी थी। कश्मीर में पर्यटन सबसे ज़्यादा स्तर पर आने लगा था और भारत दुनिया के सामने अपनी प्रगति दिखा रहा था। आतंकी इस हमले के जरिए भारतीय मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तुम्हारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनका साफ साफ संदेश था कि हम पाकिस्तानी आपको तो अपना भाई मानते हैं, लेकिन इन हिंदुओं को नहीं, इसलिए हमने नाम पूछकर, ID देखकर, पैंट उतरवाकर केवल हिंदुओं को मारा है। इतना ही नहीं, पति को गोली मारने के बाद पत्नी से यह कहना, जाओ मोदी से कह देना, सीधा सीधा भारत सरकार को ललकारने, उस पर बदला लेने का दबाव बनाने और सरकार को उकसाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन दोस्तों, हमें इस हमले के निहितार्थ और गहराई को समझना होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर। अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स घटना की रिपोर्ट करता है और लिखता है, At least 24 tourists gunned down by militant in Kashmir in Indian controlled area। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि 27 निर्दोष हिंदुओं को नाम पूछ करके, पैंट उतरवा करके मारने वाले के बारे में अखबार लिख रहा है
कि 24 सैलानियों की हत्या और हत्या करने वाले आतंकवादियों को कितनी चालाकी से विश्व के लोगों ने उग्रवादी बता दिया, मिलिटेंट करें। इतना ही नहीं, हमारे कश्मीर को जहां अभी चुनाव हो चुके हैं, भारतीय नियंत्रित कश्मीर, कंट्रोल्ड बाय इंडिया बताया जा रहा है। ये वे ही लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और मित्रों, अखबार में ये खबर लिखने वाली एक भारतीय जयचंद ही है। इसलिए भारत को बहुत धैर्य और सावधानी से कदम उठाने होंगे। खाली एक या दो सांपों के फन कुचलने से काम नहीं चलेगा। पीछे छुपे हुए सांपों को ढूंढकर उनके बिलों से निकालकर समाप्त करना होगा। कई लोग कहते हैं कि भारत को इजराइल की तरह सख्त जवाब देना चाहिए, लेकिन दोस्तों, भारत और इजराइल की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। इजराइल एक छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके पास अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है, जैसे आयरन डोम, लंबी दूरी तक अपने निशानों को सटीक पहचान करके मार गिराने वाली उनकी मिसाइल, उनका डिफेंस सिस्टम, मक्खी के बराबर के छोटे से ड्रोन से लेकर के बड़े ड्रोन तक, और साइबर युद्ध की पूरी क्षमता। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका से भारी आर्थिक और सैन्य समर्थन भी मिलता है, और साथ ही उसके पड़ोसी देशों में कोई परमाणु शक्ति नहीं है। दूसरी तरफ भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। हमारी सेना बहादुर है। हमारी सेना भी इस समय आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन हम सैन्य तकनीक में अभी भी उतने आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं जितना कि इजराइल है। हम हथियारों के लिए अभी भी रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हैं। हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्ति वाले देश हैं, और पाकिस्तान को चीन का समर्थन प्राप्त है। इजराइल की तरह तुरंत सैन्य कार्रवाई करना भारत के लिए उचित नहीं होगा। हमें अपनी सीमाओं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना ही होगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें दिखाया है कि युद्ध किसी भी देश को कमजोर करता है। रूस, जो एक सैन्य महाशक्ति था, आज आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य नुकसान से जूझ रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दोनों देशों में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, और आम नागरिकों का जीवन बेहाल हो गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र या संस्थान या व्यक्ति की कमर तोड़नी है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। आप उस व्यक्ति के साथ सारे व्यापार संबंधी खत्म कर दो। उसके व्यापार को इतना नुकसान पहुंचा दो कि वह दूसरी तरफ सोचने लायक ही न रहे, क्योंकि अंत में वह आपसे आपके ही कमाए हुए पैसे का ही प्रयोग आपके विरुद्ध करेगा। उसे आर्थिक रूप से विकलांग कर दो, ये चाणक्य जी ने कहा है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में इंडस वाटर ट्रीटी IWT को निलंबित करने की घोषणा की। यह 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बना समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इस समझौते के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज पूर्वी नदियां और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब पश्चिम नदियों का नियंत्रण मिला था। मित्रों, चूंकि इस समझौते में रद्द करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए सरकार ने इस समझौते को निलंबित किया है, जो एक बहुत उचित और सटीक जवाब है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन नदियों पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर भारत थोड़ा बहुत भी पानी रोक पाने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान में कृषि और खाद्य का संकट तो बढ़ ही जाएगा। चूंकि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इससे वहां और अस्थिरता फैल सकती है, और पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद करने की कुछ कीमत तो इसमें चुकानी ही पड़ेगी। भारत ने अटारी बॉर्डर बंद करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस क्षेत्र से जमीनी मार्ग से थोड़ा बहुत व्यापार चलता था, और अफगानिस्तान से भी छुटपुट मात्रा में ही सामान इसी मार्ग से पाकिस्तान जाता है। लेकिन इसके बंद करने से कोई बहुत बड़ा फर्क पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे कदम भी पाकिस्तान पर जरूर भारी पड़ेंगे। मेरा मानना तो यह है कि भारत को पाकिस्तान को जाने वाले किसी भी मालवाहक जहाज को अपने समुद्र के रास्ते जाने की अनुमति ही ना दें। ये होगा क्या इससे पाकिस्तान सामान ले जाने वाले जहाज़ों को एक बहुत बड़ा लंबा चक्कर काट करके पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जिससे उनका डीजल लगेगा महंगा, उनका ईंधन लगेगा महंगा, तो सामान भी महंगा होगा, और जाने में देर तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए मेरा मानना है कि भारत जैसे क्षमतावान एवं प्रगतिशील देश को पूर्ण युद्ध का रास्ता अंतिम अस्त्र के रूप में ही केवल अपनाना चाहिए। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था अन्य बहुत से देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, लेकिन युद्ध से महंगाई और संसाधनों की कमी उत्पन्न हो जाती है, और आम जनता को भी परेशानी होती है। लेकिन बात जब राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों के सम्मान पर आए तो फिर चुप भी नहीं बैठा जा सकता।
बहरहाल हमारी सरकार और सेना में बहुत योग्य, सक्षम और चिंतनमान व्यक्ति हैं, जिन्हें युद्ध कैसे करना है, कब करना है और कितनी सख्ती से करना है का बहुत लंबा और अच्छा अनुभव है। और ये राष्ट्र प्रेमी 27 हिंदुओं की हत्या से उतने ही मर्माहत और दुखी और क्रोधित हैं जितने कि हम और आप। अतः मित्रों, धैर्य रखिए और सेना पर भरोसा रखिए। शत्रु को शत्रु की भाषा में ही जवाब देना है। गोरिल्ला युद्ध करना है या एयर स्ट्राइक करना है, ये निर्णय सेना के लोगों को, सरकार को लेने दीजिए। यदि हम अपने दुख और पीड़ा का शोर मचाकर सरकार, सेना और अधिकारियों पर बदला लेने या जल्दी कार्रवाई करने का कोई दबाव बनाते हैं तो हो सकता है जल्दबाजी में कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। बंगाल की हिंसा और पहलगाम हमला दिखाता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और आंतरिक सुरक्षा अधिकारियों को राज्य सरकारों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। मित्रों, मुझे तो लगता है कि आतंकवादी तो चाहते हैं कि इस हमले से हिंदू इतना उद्वेलित हो जाए और उस आवेग में आकर कोई घटना ऐसी कर बैठे जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को बदनाम कर सकें। वैसे भी 30 करोड़ की आबादी होने के बावजूद देश और विदेश तक फैले इनके इकोसिस्टम ने उन्हें जानबूझकर अल्पसंख्यक, कमजोर और कम पढ़ा लिखा बता ही रखा है। पहलगाम हमला भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन हम इसे अपनी एकता और समझदारी से पार कर लेंगे। हमें सरकार से इजराइल की तरह तुरंत सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति अलग है। लेकिन हाँ, इजराइल हमारा मित्र है और हम इजराइल से सहायता जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने अभी पिछले सप्ताह ही अदानी के खिलाफ फर्जी तौर पर तैयार की गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पोल पूरी तरीके से खोल करके रख दी है। हमें थोड़ा धैर्य रखकर सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार के मामलों में सरकार को निर्देश देने से बचना चाहिए। खासकर रोहिंग्या के बच्चों के सरकारी स्कूलों में एडमिशन जैसे मुद्दों पर तो लेकर के जो बहुत ही संवेदनशील मामले हैं, कोर्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अवैध घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी भारी समस्या है। भारत को पहले घुसपैठ पर नियंत्रण करना होगा, चाहे वे पाकिस्तानी हो या वे रोहिंग्या हों। सरकार को अवैध घुसपैठियों को शरण देने वालों के विरुद्ध भी एक सख्त कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि ये हमला बिना आंतरिक शरण और समर्थन पाए कम से कम मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है। मित्रों, आपके इस मामले में क्या विचार हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, या बिल में छुपे हुए सांपों और उनको दूध पिलाने वालों की पहचान करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।